चलो आज शुरू करते हैं फिर से। उत्सर्जन में क्या है, आज चौथा चैप्टर में चौथा लेक्चर है, समझा। अब ध्यान से इत्मीनान से बिना कोई हला किए हुए यहाँ पे हम लोग अब दिखते हैं, समझा। देखो हम लोग जो है इसके बारे में कल पढ़ लिए थे, यानी समीपस्थ है ना। और हम तुम लोग को चित्र बनाकर फिर उसके बाद क्या कहते तुम लोग को भेज दिए थे। कहाँ भेजे थे? कितना बने चित्र हम बने। और एक डाल करेंगे तो उतना बढ़िया से बनाए, उतना जो है घुमा घुमा के बनाएंगे। देखो ना पहले देख सोनू, यही वाला कोची है, तुमको दिख रहा है, तुमको दिख रहा है प्याला की तरह, यही बोमेन संपुट है। कोची है? बोमेन संपुट, समझा। देखो इधर से आएगा एकदम मोटा, देखो छोटू एकदम ऐसे से पावर जाता है, कुछ नॉस ढेर माने रहेगा, बहुत सारा कैपिलरी रहेगा एकदम ऐसे से, आई फिर क्या कर जाएगा, ऐसे निकल जाता है ऐसे करके। देखो ऐसे छोटा सा है ना। तो ये वाला कुछ हो गया, बताओ ये वाला क्या हो गया जी? मारेंगे। ये वाला है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, समझा। आई देखो कि जाने वाला इधर तो रक्त जाता है अंदर में, पर जिधर से इधर ध्यान दो, जिधर से रक्त जाता है अंदर में उसे क्या कहते हैं? अभिवाही। आज जिधर से खून निकलता है क्षण उसे क्या कहते हैं? अपवाही। क्या कहते हैं? अपवाही। समझ में आया? बोलो। एक देखो ये वाला जो है ना, ऐसे करके यहाँ पे पूरा ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ही रहेगा, समझा। ऐसे हो के यहाँ से क्या कर जाएगा, यहाँ से हल्का नैरो हो जाएगा, पतला हो जाता है बेचारा। याद रखना ये थोड़ा सा ऊपर में रहता है, इतना से हल्का सा ऊपर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे फैल जाएगा, देखो इसके बाद जो है ना, इसके बाद ऐसे ऐसे यहाँ भी घुमावदार रहता है ना, घुमावदार है। और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, एकरा में मिल जाएगा, क्या हो जाएगा जी? इसमें मिल जाएगा। देखो रे कैसे धार, इधर देखो ध्यान से। ये हो गया ना, ये हो गया, समझा। तो ये क्या हो गया बताओ? ये तुम्हारा पूरा नेफ्रॉन हो गया, समझा। हाई वाला जो प्याला जैसा था, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? इसको बोमेन संपुट,
बोमेन संपूर्ण। ठीक है, अब उसके बाद देखो इन दोनों को मिलाकर बोमेन संपूर्ण है, इसको मिला क्या कहते हैं? मेलपिगियन। मेलपिगियन है, देखो तो नंबर देखो ना, मेलपिगियन है कि मेलपिजियन है? बुको में देखो, मेलपिगियन या मेलपिगियन एक कुछ होगा, घियन चाहे घयन होगा, घयन होगा, गयन मेलपिगियन। ये सब बेइज्जती करवा देंगे, निकाल के रखे ना करती है। क्या कहलाएगा जी? मेलपिगियन है ना। हाँ, मेलपिगी होगा, गौ क्या होगा जी? गौ होगा, मेलपिगियन है ना, कोष। अब उसके बाद देखो एक का नाम क्या होगा जी, बताओ? ये जो पहले टेढ़ा मेरा है उसका नाम क्या है? समीपस्थ ना, क्या नाम है? समीपस्थ। समीपस्थ क्या? समीपस्थ क्या बोलो? समीपस्थ नलिका। कल बताए ना, तो दिए घरे खाली रख ले यानी क्या होगा? पीसीटी है ना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर होता है क्या? ई भाग को बोलते हैं हेनली, हेनली चाप बोल सकते हैं, चाहे हेनली लूप बोलो, हेनली लूप है ना। ये हेनली लूप देखो इधर जब नीचे जाएगा ना तो इसको क्या बोलेंगे? अवरोही। क्या बोलेंगे जी? अवरोही चाप कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? अवरोही चाप। इधर से क्या होता है? ऊपर में जाता है तो इसको क्या कहते हैं? आरोही चाप कहते हैं, आरोही चाप है ना। और ये वाला जैसे मुड़ा हुआ है इसकी क्या बोलेंगे? इसको हेनली लूप। यही हेनली लूप का देखो यहाँ से यहाँ तक, यही हेनली लूप के दो भाग होता है, पहले का ये वाला होता है, दूसरा का ये वाला होता है। आया समझ में? बोलो, कोई दिक्कत इसमें? अब देखो यहाँ पे जो टेढ़ा मेरा घुमावदार है इसका क्या नाम है? ये ग्लोमेरुलस से बहुत दूर है। क्या है जी? ग्लोमेरुलस से यानी बोमेन संपूर्ण से बहुत दूर है। इसे क्या कहेंगे हम लोग? दूरस्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? दूरस्थ नलिका। या देखो संवालित कुछ करके नलिका है ना। दूरस्थ नलिका बोलो चाहे दूरस्थ संवालित नलिका बोलो, समझा? तो इसका ये नाम होता है, यानी इसका नाम होता है क्या? टीसीए। समझा जी? और यहाँ पर देखो तुमको एक इलाकोची हो गया, ये वाला हो गया संग्राहक नलिका। क्या होगा जी? संग्राहक नलिका। जहां पर क्या होता है? मूत्र इकट्ठा होता है, बस तुम अतना करके अतना पार देगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा? तुमको नंबर मिल जाएगा। समझा? इतना तुमको नंबर मिलेगा। तुम पता है, तुम ऐसे करता है। देखो कोई भी लाइन तू ऐसे ही से करता है, ऐसे ही से करता है, ऐसे ही से, ऐसे से क्या करता है तू लाइन पे? तुम देखा तो जितना चित्र पार्ले है ना, तू जितना चित्र पार्ले सब में तू ऐसी कर ले है। क्यों करता है ऐसे? कहाँ है? हम ऐसे से किए हैं। टेढ़ा वाला है, मेरा सीधा है। देखो पहले जहां पर तुम देखो सीधा है, अच्छा सीधा लगता है, अच्छा लगता है, देखने में साफ लगेगा। अब देखो कोई भी अगर तुम्ही को हमको पे चेक करने के लिए दे दे, एकदम साफ रहेगा तो मन खुश, मन खुश तो नंबर खुशी से मिलता है। अगर तो एकदम गंदा उंदा तो बच्चा वाला जैसे मैं जो पहले लेसन पढ़ता है, अब पूरा मान लो कि मैथ बना रहा है ऐसे, ये 4 ऐसे है, यहाँ पर 4 6 ऐसे है,
तो 6 और 4 10 तो ऐसे कर देगा, 8 और 16 तो ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा, ऐसे ऐसे। अब बता तू क्या इसको करेगा, तू कहेगी ए कुछ ही लिख ले जी, कर देगा ना बेचारा। बनैले सही है, लिख लिया 0 और 16 एक 17 हो जाएगा यहाँ पे, मान लो 17। तो क्या बनैले बेचारा सही है, लेकिन यहाँ पर गिजगिज के चलते तो क्या कर देगा, इसको खत्म कर देगा, है ना। तो इसलिए क्या होता है, तो साफ साफ रहने पर क्या होता है, तुमको नंबरवा बढ़िया से मिल जाता है, समझा। तो ये देखो सोनू, समझ में आया, आया ना। आया देखो, खाली अगर तुम वोमेन संपूर्ण को देखेगा ना छोटू, खाली वोमेन संपूर्ण को यहाँ पर देखो, ये खाली वोमेन संपूर्ण ये है, देखो हल्का सा नैरो हो गया है। ये क्या है खाली, देखो सुनो, ये वाला क्या है खाली, ये वोमेन संपुट है, तो मैन समझा, कब जैसा प्याला है, ठीक। आएगा में से इनस जो आए रहेगा इस ग्राम में, और फिर एक में से जो निकल रहेगा वो क्या रहेगा, वो नैरो रहेगा। छोटा क्यों होता है, छोटा इसलिए रहता है कि एक में रक्त आएगा ज्यादा और निकलेगा कम, ज्यादा आएगा निकलेगा कम, तो यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, भीड़ भाड़ बढ़ जाएगा। और जब भीड़ भाड़ बढ़ जाएगा तो यहाँ से आराम से क्या कर जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, है ना। जितना भी एक पदार्थ जो रहेगा एक्स्ट्रा वाला वो सब निकल जाता है। कल ये भी बताया था ना कि एक में एक्स्ट्रा वाला निकलने के लिए होता है, लेकिन क्या करता है ना, में से कुछ जो होता है वो बढ़िया वाला पदार्थ भी निकल जाता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, सोडियम पोटेशियम, बहुत सारा मिनरल हो गया, सब निकल जाता है उसी के साथ। तो यहाँ से हम कहानी कल को बताए थे कि ब्लड कहता है कि देख भाई हमारा में जो अपच पदार्थ है उसको तुम निकाल दो, तो जाता है निकलवाने, तो ये कहता है कि यहाँ पे आता है, अब प्रेशर देता है, जाए तो क्या होता है, पूरा निकल जाता है। फिर तो ब्लड जाता है कहाँ पे, अपवाहिनी में जाता है, तो अपने आप को ब्लड एनालिसिस करता है, तो कहता है कि है हम भाई हमको में जो जरूरी चीज था वो भी निकल गया है, तुम निकाल लिया है, मेरा जरूरी जो चीज है ना, जो यूजफुल मेरे लिए है, उसको तुम मेरा हमको दे दो। तब कहता है ना ये नेफ्रॉन है कि ठीक है हम तुम्हारा दे देंगे, कहा अब ऐसा नहीं देंगे, अब तुम हमारे कहाँ आओ, पीसीटी पर आओ, यानी समीपस्थ संवालित नलिका पर आओ, समझा। वहां पर आओ, या जो घुमावदार से रहेगा ना, घुमावदार से यहाँ पे आओ, यानी पीसीटी पे आओ। और यहाँ पे क्या करता है ना कि पूरा जितना भी रहता है चीजें वो क्या कर लेता है, ब्लड अवशोषित कर लेता है, अवशोषित करके और फिर से चला जाता है, समझा। आज जो पानी रहता है ना, हम बतलाए थे कि यह जो है 24 घंटे में कितना 180 लीटर ब्लड को प्यूरिफाई करता है, समझा। में से बहुत सारा पानी निकलता होगा, तो ये पानी जो होता है जो डीसीटी होता है ना, देखो यहाँ पे ये वाला जो भाग रहेगा ना, तो इस भाग में क्या हो जाता है, यहाँ पे जल का पूरी तरह से मतलब जितना अवशोषित करने के लिए, यानी जल संतुलन को बनाए रखने के लिए यहाँ पे जल का क्या होता है जी, अवशोषण कर लिया जाता है, समझा। अवशोषण करके अब फिर क्या होता है, इसमें मूत्र को इसमें भेज दिया जाता है, क्या होता है, हमें मूत्र को इसमें भेज दिया जाता है, और इसके द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है, समझा। आई वाला कहां जाए, खुल जाएगा, इस सीधे जाए खुल जाएगा, मूत्रवाहिनी में खुल जाएगा, मूत्रवाहिनी में जाए खुल जाएगा, कहां जाएगा ये, सीधे मूत्रवाहिनी में जाके खुल जाएगा। मूत्रवाहिनी किधर था, जो ऐसे था ना, किडनी था ना ऐसे, तो यहां से निकलता ना ऐसी वाला, ये क्या था, मूत्रवाहिनी। आई वाला आके सीधे में मिल जाता है, और मिलकर सीधे चला जाता है, कोई दिक्कत। फिर कहाँ चला जाएगा, तो मूत्राशय में चल जाएगा, और मूत्राशय से फिर बाहर हो जाएगा। यही इसका पूरा प्रक्रिया था छोटू, समझा। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग को अभी तुमको हम बताए हेनले
पास बोलो इसको, चाहे हेनले चाप बोलो, चाहे इसको लूप बोलो, लूप, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो, तो हेनले पास वृक्क के नेफ्रॉन इकाई का एक महत्वपूर्ण भाग है जो समीपस्थ संवालित नलिका यानी पीसीटी के बाद क्या रहता है जी, आता है, और दूर अर्थ संवालित नलिका यानी डीसीटी से पहले तक होता है। यानी देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये वाला जो है ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला पीसीटी है, ये क्या है, पीसीटी, समझा, ये क्या है जी, पीसीटी है। ये पीसीटी के बाद क्या रहता है, हेनले लूप रहता है, क्या रहता है जी, हेनले लूप। और ये हेनले लूप जो होगा ना, ये कहां तक रहेगा, ये डीसीटी के पहले तक रहेगा, समझी, यानी समीपस्थ संवालित नलिका के से शुरू होगा, उसके बाद शुरू होगा आयकर यानी दूर असंवालित नलिका के पहले तक होता है, समझी ना। यही हेनले लूप में क्या भाग होता है, दो गो भाग होता है, कौन कौन, पहल का होता है अवरोही और दूसर का कौन होता है जी, जो ऊपर से नीचे लाता है उसे क्या बोलते हैं, अवरोही कहते हैं, और जो नीचे से ऊपर ले जाता है उसे क्या कहते हैं, आरोही कहते हैं। कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत इसमें बोलो, छोटू सोनू आया समझ में ना। देखो, यह मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में जल और लवणों को पुनः अवशोषित कर लेता है, यानी हेनले लूप जो होता है ना, क्या कर लेता है, जल और जो लवण जो होता है ना, लवण में जैसे कैसे हो जाएगा, NaCl हो जाता है, सब ये सबको अवशोषित कर लेता है ना। हेनले पास यू आकार के होता है, कैसा होता है जी, यू के आकार का होता है, समझा। हेनले लूप जो होता है किसका कैसा आकार होता है, यू के आकार का होता है, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो। देखो यहाँ पे हम थोड़ा बोल देते का कि डीसीटी में क्या होता है, जल और लवण का स्राव मतलब अवशोषण होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं, वो थोड़ा से गलती बोला गया था। क्या होगा, हेनले लूप के पास ही क्या हो जाता है, जिसका जल और लवण का अवशोषण होता है, और जो बचा हुआ रहता है ना, जो बचा हुआ रहता है, अब मान लो कि यहाँ से अवशोषण हुआ और वहां बच गया, थोड़ा सा बच गया, एक्स्ट्रा हो गया, तो वहां वो जो बचा हुआ रहता है एक्स्ट्रा वाला ना, वो वाला जाके यहाँ पर होता है, डीसीटी पर होता है, समझा, वो वाला यहाँ पे होता है, ठीक है। तो हेनले लूप का आकार कैसा होगा। अब उसके बाद देखो, हेनले लूप का तो बता दिए अभी, में तो कोई दिक्कत नहीं होगा तुम लोग को, कि जो नीचे लाता है उसे क्या बोलते हैं जी, अवरोही, और जो ऊपर ले जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, एगा में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्यों दिक्कत रहेगा, कोई नीचे लाता है तो उसे क्या बोलते हैं, बस आरोही भाग, अवरोही भाग, और जो नीचे से ऊपर ले जाता है जौन भाग उसे क्या कहते हैं, आकार कैसा होता है, हेनले पास का यू का आकार होता है, एगा में कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आरोही भुजा यानी यह भाग बोमेन संपुट के बाद समीपस्थ संवालित से निकलकर मतलब नीचे होता है, जैसे मैं तुमको अभी यहाँ पे बतलाए हैं, जैसे ही यहाँ से बोमेन संपुट से निकलेगा तो ये क्या शुरू हो जाएगा जी, समीपस्थ संवालित यानी समीपस्थ नलिका यानी पीसीटी शुरू हो जाता है। तो दिक्कत यानी देखो, वोमेन संपुट के बाद ही कौन शुरू हो जाता है, पीसीटी होता है, अब पीसीटी के लगले बाद कौन शुरू होता है, कौन होता है जी, अवरोही भुजा होता है, समझा ना। अब देखो इसका कार्य क्या है, तो यह जल के लिए परागम्य, परागम्य का मतलब क्या, एगो झिल्ली की तरह काम कर देगा, उससे क्या हो जाएगा जी, पूरा पानी को अपने ओर अपने अंदर में ले लेगा, अवशोषित कर लेगा। लेकिन लवणों के लिए क्या करता है, नहीं, कहता है ना कि भैया यहाँ पे हम खाली पानी के लिए बहुत, लवण के हमें नहीं लेंगे, तब ये पानी को क्या कर लेता है, खींच के अपना ओर ले लेता है, लेकिन लवण को छोड़ देता है, लवण को ये अवशोषित नहीं करता है। कौन नहीं करता है, लवण को कौन नहीं अवशोषित करता है, अवरोही भुजा,
कौन करता है? हेनले लूप का अवरोही भुजा सिर्फ और सिर्फ जल का अवशोषित करता है, लवण का नहीं करता है। इसमें जल का पुनः अवशोषित होकर आपस रक्त में मिल जाता है। तुम बताओ, क्वेश्चन पूछ देगा कि हेनले लूप के अवरोही में, हेनले लूप के अवरोही भाग में जल का अवशोषण होकर कहां पर जाके मिल जाता है? तो रक्त में, खून में जाके मिल जाता है। ठीक है। अब है आरोही भाग। तो ये किसके भाग होता है? देखो, अब यानी अवरोही, यानी देखो यहाँ पर ये वाला जो भाग है ना, ऐसे गया तो इधर वाला भाग क्या है? इधर वाला भाग जो होगा अवरोही, ये वाला भाग क्या कहलाएगा? आरोही। तो याद रखना, एक जैसे ये वाला खत्म होगा वैसे ही क्या कर जाएगा? शुरू हो जाएगा, है ना। यानी जो होगा हेनले लूप में, जैसे ही ए वाला खत्म होगा, कौन? आरोही भुजा खत्म होगा, सॉरी आरोही, अवरोही भुजा खत्म होगा, वैसे ही क्या हो जाएगा जी? आरोही भुजा शुरू हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोलो नहीं ना। अब देखो यहाँ पे आरोही का विशेषता क्या है? यह जल के लिए अपरगम्य, बता पहले, सुनो इधर, जल के लिए हेनले लूप का कौन सा भाग है अपरागम्य होता है? आरोही वाला। और लवण के लिए परागम्य कौन होता है? आरोही होता है, सॉरी आरोही होता है ना। याद रखना, ये जो होता है जल के लिए क्या रहेगा? अपरगम्य, यानी अवशोषित नहीं करेगा। ठीक है। ये क्या करेगा? ये पारगम्य, लवण के लिए पारगम्य रहेगा, यानी अवशोषित करने के लिए रहता है। समझा? इसमें लवण का क्या होता है जी? बाहर निकाला जाता है, जिससे मूत्र पतला हो जाता है ना। अगर मूत्र में अगर लवण मिला रहेगा ना तो क्या हो जाएगा? वो गाढ़ा रहेगा। क्या रहेगा जी? गाढ़ा, जो क्या होगा? बाहर निकलने में उसको। ठीक है। तो तुम्हारा क्या हो गया? हेनले लूप। हेनले लूप का मतलब समझा? हेनले लूप जो होता है वो कहां से शुरू होता है? पीसीटी से शुरू, पीसीटी के बाद में शुरू होगा, फिर ओका मुंह नीचे आएगा तो हल्का नैरो रहेगा, यानी पतला रहेगा। ओका बाद क्या होता है जी? हेनले लूप में दो भाग होता है। कौन कौन? अवरोही और आरोही। अवरोही क्या करता है? ऊपर से नीचे लाता है और जल का अवशोषण करने में मदद करता है। ठीक है। उसके बाद अवरोही के बाद कौन होता है? आरोही होता है। आरोही का काम करता है जी? आरोही क्या काम करता है? आरोही क्या काम करता है? लवण को अवशोषित करता है, और ये अवरोही के बाद होता है। समझा? और डीसीटी से पहले होता है। ऐसे समझ में? बोलो सोनू, ये करेगो लगे। ये फिगर तुमको पहले समझ में आ रहा है? ये फिगर किसका है? किसका फिगर है? क्या इसका नाम है? नेफ्रॉन नाम है। क्या नाम है? नेफ्रॉन। समझा? ये वाला है बोमेन संपुट, ये वाला जो है वो डीसीटी है, पीसीटी है। क्या है? पीसीटी। ठीक। एक बाद शुरू होता है हेनले लूप। क्या होता है जी? हेनले लूप। हेनले लूप में दो भाग होता है, एक होता है अवरोही और इधर वाला भाग होता है आरोही। आरोही। ठीक है। कई भाग होता है हेनले लूप के? इस समझ में आया ना कि दो भाग होता है? बोलो। अब देखो यहाँ पे एक में क्या होगा? यह जो होगा डीसीटी के बाद है। यहाँ पर देखो डीसीटी है, डीसीटी। तो आरोही वाला क्या है? डीसीटी तो पहले है कि ना? पहले और बाद में समझ में आता है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे जल का अवशोषण होगा अवरोही में, और यहाँ पर क्या होगा?
यहाँ पे लवण का होगा अवशोषण, लवण। बोलो, यही ना बात अभी बताए थे, एक ज्यादा हम बताए हैं। यह जो होता है जल के लिए पारगम्य होगा, पारगम्य। पारगम्य कहने का मतलब होता है कि ये जल को अवशोषित, एक अंदर से होकर गुजर सकता है जल, एक अंदर से होकर जल गुजर सकता है, लेकिन क्या होगा, लवण नहीं गुजरेगा। यह जो होता है ना, ये वाला जो भाग होता है आरोही वाला, ये होता है किसके लिए, लवण के लिए पारगम्य होता है, पारगम्य होता है। यानी यह जो है ना क्या करेगा, लवण को खाली जाने देगा, पानी को नहीं जाने देगा। अब आए समझ में आए, कुछ नहीं है, तुम जो एक्स्ट्रा लगा रहा है दिमाग ना कि हर किडनिया में है तो कैसे करे थे, क्या हाँ नदी में ढावा कहीं के, एक में सब चीज में जा रहा है क्या। अब यहाँ पर आया, मान लो यहाँ पे आया पानी, यहाँ पे आया नीमक, रुको ना पहले, नीमक, समझा ना, दोनों चीज आया। यहाँ पर से काम है कुछ करना, खाली यहाँ में खाली पानी के रखना है, खींच लेना है, इसको छोड़ देगा, चल जाएगा आगे। अब मान लो गार्ड है, बहरी, बहरी गार्ड है, एगो बहरी गार्ड है, एगो यहाँ गार्ड है, समझा। अब बहरी वाला खाली आदेश है कि आप जो है खाली ऐसे ऊपर ऊपर में टोक के उसको भेजा दीजिए, तो क्या तू अंदर में रख रहेगा, कुछ चीजें करेगा, खाली ऊपर ऊपर ऐसे कर लेगा, छोड़ देगा। जब अंदर में आएगा तो मशीन वाला है थी चेकिंग, अब क्या करेगा वो, अब वो क्या करेगा, वहां से चल दिया, कुछ भी छिपा के चल दिया, वहां से बच गया तू, समझा। अब जैसे ही आएगा मशीन में घुसेगा तो क्या कर जाएगा, क्या कर जाएगा, मशीन आवाज कर लेगा, चाकू के चलते करेगा ना, तो अब वहां से उसको निकाल के तुमको हटाना पड़ेगा। उसी प्रकार है, तो वहां तुम छूट गया है, लेकिन यहाँ पे आके नहीं छूटेगा, समझा। ये होता है, यानी मान लो कि हमको में दम नहीं है, हमको में दम नहीं है कि हम वो एक कोई वो सब्जेक्ट है उसको पढ़ा सके, तो कोई और पढ़ाएगा, यानी मेरे से और कहां चल जाएगा, किसी और के पास चल जाएगा, समझा है। तो वही बात होता है। तो यहाँ पे पानी अशोधन हो रहा है, यहाँ पे इसका अशोधन नहीं हो रहा है, तो यहाँ से बढ़ के लवण चलाएगा, यहाँ पर खत्म। ना चलो अब आगे देखते हैं। तो दूरस्थ क्या देखना है हम लोग को, दूरस्थ। तो दूरस्थ जानता है कहाँ होता है, संग्राहक नलिका के पहले होता है क्या, दूरस्थ होता है। देखो यह नेफ्रॉन का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो हेनले, क्या है जी, हेनले, हेनले की कुंडली के अवरोही भाग के बाद होता है। देखो एकरा में कुछ नहीं कहा गया है, क्या, हाँ आरोही भाग है, अरे बुलाया था मतलब आरोही अवरोही में हमारा अंतर नहीं चलता है, बुलाया था, हम असेंडिंग और डिसेंडिंग बोलते हैं, समझिए, हल्का अंग्रेज या हल्का भारतीय है ना। देखो अंग्रेज नहीं है, देखो तो यहाँ पर देखो ये हेनले लूप है ना जी, हेनले लूप कौन सा भाग है ये वाला, आरोही है, आरोही, समझा। एक बादों में नहीं लग डीसीटी है, डीसीटी यानी दूरस्थ, दूरस्थ, एक बादों में ना है जी, एक बादों में ना है, बता पहले है कि नहीं है। तो क्या कहेंगे कि दूरस्थ जो होता है, दूरस्थ संवालित नलिका जो है, ये हेनले लूप किसका भाग है, हेनले लूप का है। तो हेनले लूप के अवरोही भाग के बाद में होता है, समझा। कहा होता है जी, अब हेनले लूप के अवरोही भाग के बाद में होता है। जैसे मान लो कि तो अपन घर के तू अकेले लगल है, और तो बगल के घर के तू आदमी लगल है, तो क्या कहलाएगा कि सोनुआ जो है वो फलानवा के घर के, मान लो कि रामू था,
रामू के घर के 2 आदमी था, तो रामू के घर के जो आदमी है, रामू का बड़ा बेटा सामू, उकर उ बगल में है लगा हुआ, यही ना कहा जाएगा। तो हेनले लूप के 2 गो भाग है, एगो कौन है अवरोही, अवरोही और क्या है आरोही, है ना। तो तू केकर बगल में खड़ा, मान लो तू है, तो जी सोनू आई है, आई कौन है सामू, आई पूरा कौन है रामू, आई है कामू, समझा। तो काम बताओ तुमको क्या कहा जाएगा कि तू कामू के पास में है कि सामू के पास में है, बताओ। तो तू सामू के पास में न है, तो तुमको कहने के लिए रहेगा तो क्या बोलेंगे कि सोनू जो है वो रामू के बेटा जो सामू है उसके वो बगल में स्थित है या खड़ा है या वो मतलब बैठा हुआ है, जो चीज बोलना है ना, समझा। तो वही बात यहाँ पे हो रहा था, इसके यानी हेनले लूप के अवरोही भाग के बाद में कौन है जी दूर अर्थ संवालित नलिका है, समझा। बाकी तुम देख लेना, एक इतना बढ़िया से कोई समझाया नहीं होगा, समझा। अब आगे हमको जान, हम समझ रहे हैं, थोड़ा कॉपी में समझाना पड़ेगा, बिना कॉपी तो करने समझ में आता है, समझा जी। और यह जो दूर अर्थ जो है ना, ये कहा जाता हो जाता है इकट्ठा शब्द के संग्राहक नलिका में खुल जाता है, याद रखना। इसको डीपीटी डीसीटी, यह डीसीटी संग्राहक नलिका में जाकर खुल जाता है, डीसीटी डीपीटी लिखा गया देखो, ये क्या है जी डीसीटी है, डीसीटी यानी दूर अर्थ संवालित नलिका, ट्यूब बोलते हैं, टी का मतलब है ना। तो ये कहां जाए खुल जाता है, किसमें जाए खुलता है बताओ, किसमें संग्राहक नलिका में खुल जाता है, देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, देखो पहले ये वाला डीसीटी है ना, डीसीटी है ना, ये नलिका कहां पे खुल रहा है, केकरा में संग्राहक नलिका में खुल रहा है, काम खत्म। ये नलिका जाए कहां ओपन हो रहा है जी संग्राहक नलिका में, तो क्या लिखा हुआ है, यह है डीसीटी संग्राहक नलिका में जाकर खुल जाता है, बात तो सही है वही है ना। ये डीसीटी कहां जाए खुल जाता है, तो ये संग्राहक नलिका में खुल जाता है ना। यानी यहां से कोई वो नली आ रहा है, नदी आ रहा है, नदी मान लो कौन नदी है, पुनपुन नदी है, पुन नदी आ जाए कहां मिल जा रहा है, इधर आके यहाँ पे गंगा में जाके ही मिल जा रहा है, समझा। तो संग्राहक नलिका क्या मान लो गंगा, आई क्या है पुनपुन, तो ये आय कहां खुल रहा है जी गंगा नदी में खुल जा रहा है, समझा। तो ये जो है ना क्या हो गया, पुनपुन जो हो गया इसको मान लो डीसीटी, आई गंगा को क्या मान लो संग्राहक नलिका, संग्राहक नलिका। तो बताओ डीसीटी केकरा में आय खुल रहा है, ऐसा समझ में ना, बोलो। अब उसके बाद देखो यहाँ पे संग्राहक नलिका, संग्राहक नलिका में अनेक वृक्क आकर खुलते हैं, देखो लड़का एकरा में एक ऐसा वृक्क नहीं खुलेगा, देखो एकरा में एकरा जैसे ढेर मारे नली है, देवल है ना, यानी एकरा में बहुत सारा नली जो है आकर खुल जाता है, यानी संग्राहक नलिका में बहुत सारे नली आकर एक थमा आगे खुल जाता है। क्या कहता है जी, संग्राहक नलिका की संख्या कम रहता है, गिना नहीं गया कई गो है ना। संग्राहक नलिका के जो देखो ये जो नलिका है ना, संग्राहक नलिका का जो संख्या होता है क्या रहता है जी, संख्या जो रहता है वो कम होता है
नेफ्रॉन से। किसको से कम होता है? नेफ्रॉन से कम होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि 10 गो, 5 गो, 8 गो, 7 गो आके एक ही गो संग्राहक नलिका में जाके फूल जाए। समझा? तो एक ही गो में मान लो 10 फूलेगा तो बहुत कम ना हो जाएगा जी वाला संग्राहक नलिका का। ठीक, अब मान लो कि 10 आदमी का काम एक ही गो आदमी कर रहा है तो बहुत कम में आदमी ना लगेगा वो काम करने के लिए। बोलो, लगेगा ना? मान लो तुम्हारा ही काम हो रहा है, तुमको आदमी के काम है 10 गो, चाहे मान लो 100 गो आदमी काम है। आज थोड़ा कोई आदमी आया कह रहा है कि हम 10 गो हुआ, 10 का 100 आदमी काम कर देंगे, है ना? तो क्या हो गया? तुम्हारे पास कम ना आदमी लगा ना, संख्या भी घट गया, संख्या घट गई ना। उसी प्रकार ये है, तो एकरा में आके बहुत सारा वृक्क वाला जो नलिका होता है एकरा में आके खुल जाता है। समझा? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? यानी बस एकरा में ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, इतना ही याद रखना है कि एकरा में संग्राहक नलिका में बहुत सारा वृक्क नलिका आएगा, यानी नेफ्रॉन बहुत सारा आएगा और आकर एकरा में जुड़ जाएगा। काम खत्म। अब देखो वृक्क का कार्य क्या है? क्या है जी? वृक्क का कार्य देखो, वृक्क द्वारा मूत्र निर्माण या उत्सर्जन की क्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में होता है। कितने चरण होता है जी? 3 में। यानी वृक्क में यानी नेफ्रॉन में 3 चरण में मूत्र का निर्माण हो जाता है। पहला कौन है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ये कहाँ होगा? ग्लोमेरुलस में होगा। कहाँ होगा जी? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। कहाँ होगा ये वाला? यह फिल्ट्रेशन कहाँ होगा? बोमेन कैप्सूल के अंदर। कहाँ होगा जी? बोमेन कैप्सूल के अंदर में होगा, जहां पर ग्लोमेरुलस रहेगा। समझा? क्या रहेगा जी? ये बोमेन कैप्सूल है ना, ये बोमेन कैप्सूल है। समझा? एकरा अंदर में ग्लोमेरुलस है। क्या है जी? ग्लोमेरुलस। एकरा में क्या होता है? एकरा में दाब बढ़ने के कारण क्या होता है जी? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है ना? ट्यूब्यूलर पुनः अवशोषण, यानी यहाँ पर आकर फिर क्या हो जाएगा? जो बढ़िया चीज रहेगा फिर उसका अवशोषण हो जाता है, पानी का अवशोषण हो जाता है। ट्यूब्यूलर श्रावण, और जो मान लो कि ओकरा साथे में मान लो कि पानी का हमको अवशोषण करना था और उसके साथ साथ क्या कर लिए? कुछ यूरिया का भी अवशोषण कर लिए, तो फिर जाके उसको लास्ट में निकाल भी दिया जाता है और निकाल कर फिर से मूत्र में उसको मिला दिया जाता है। इस तरह से वृक्क का कार्य जो होता है, यानी मूत्र निर्माण का जो कार्य जो होता है, यानी क्रिया जो होता है 3 चरणों में संपन्न होता है। मूत्र का निर्माण कितने चरण में होता है? 3 चरण में। पहला कौन? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। दूसरा कौन? ट्यूब्यूलर फिल्ट्रेशन, सॉरी पुनः अवशोषण। और तीसरा कौन जी? ट्यूब्यूलर श्रावण। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या है ना? तो देखो ग्लोमेरुलस एक छन्ना की तरह काम करता है। देखो छोटो, ये जो ग्लोमेरुलस है ना, ये क्या करता है? एक छन्नी का काम करता है मेरे भाई। क्या करता है? छन्नी का काम करता है। यानी जैसे में हम लोग चाय को पत्ती से अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? चाय छन्नी का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार ब्लड में यानी किडनी में जो होता है वो नेफ्रॉन होता है, जो ब्लड को शुद्ध करने का काम करता है। समझा? क्या काम करने का काम करता है जी? यानी छानने का काम करता है। ब्लड को छान लेगा और अपच पदार्थ को, जो खराब पदार्थ रहेगा वो खराब पदार्थ को क्या कर देगा? वो बाहर निकाल देगा, और जो बढ़िया पदार्थ होगा वो फिर नसों के द्वारा पूरी बॉडी में चला जाता है। समझा? देखो ग्लोमेरुलस में पहले बताओ कैसा रहता है? छन्ना के यानी चाहे छन्नी के जैसा रहता है, यानी छाने के वाला जैसे काम करेगा ये। अब देखो अभिवाही धमनिका, जिसका व्यास क्या रहता है? अपवाही धमनिका से अधिक होता है। हम बहुत बार बताए हैं, 1-2 बार नहीं, बहुत बार बताए हैं
कि जो अपवाही जो होता है, सॉरी अभिवाही जो होता है ना, अभिवाही जो धमनी है ना, ये अभिवाही धमनी का व्यास जो रहता है ये मोटा रहता है। ये कैसा रहता है जी? व्यास रहता है ये मोटा, और ये वाला क्या होता है जी? पतला होता है। बहुत बार बताए हैं ना। एक में कोई कंफ्यूजन होता है तो समझो कि तुम्हारा दिमाग क्या है, भैंस वाला। समझा? ये क्या है जी? अभिवाही धमनी का क्या है? ये मोटा होता है, और अपवाही धमनिया पतला होता है। एक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलो। अब देखो, यह फिर क्या होता है ना, रक्त के साथ यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन इत्यादि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में लाती है। यानी रक्त के साथ साथ क्या क्या आता है जी? रक्त के साथ मिल के कौन कौन चीज आता है ग्लोमेरुलस में? एकरा में कौन सा पानी लो ना, पानी गला सूख रहा है, पानी छू दो, बार बार गलत। आरोही अवरोही, हम सीधे बोलेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग, काम खत्म रहेगा। अरे हम अवरोही आरोही बोले में गड़बड़ाते हैं, समझे ना? तो का में कुछ नहीं कहेगा। अरे हम तोतराते हैं, उसमें बोलने में तोतरा जा रहे हैं, काम खत्म। समझी? बस इतना देखो, ये बता दिए ना है, जब नीचे में आएगा तो अवरोही, और जब ऊपर में आ जाएगा तो क्या? आरोही, काम खत्म, है ना? देखो ध्यान दीजिए। तो ब्लड के साथ ग्लोमेरुलस में कौन कौन चीज आ जाता है जी? यूरिया आ जाएगा, यूरिक अम्ल आ जाएगा, जल आएगा, ग्लूकोज आएगा, लवण आएगा, प्रोटीन आएगा, और कुछ खनिज लवण भी होता है, सोडियम पोटेशियम सब करके चला आता है। यूरिक अम्ल जो होता है पक्षी में सब बनता है, सब में उस समय बनता है ज्यादा, ठीक है? हाँ, तो एकरा में आप देखो, अब यूरिया तो हमें थोड़ा सा अमोनिया नहीं रहता है, अमोनिया भी थोड़ा सा रहता है, यूरिया भी रहता है, लेकिन ज्यादा अमाउंट में क्या होता है? यूरिया रहता है। समझा? ये सभी पदार्थ बोमेन सब कुछ की पत्ते दीवार से छन कर क्या होता है जी? चले जाते हैं। देखो, ये वाला जो दीवार होता है ना, ये वाला जो दीवार होता है छोटू, देखो यहाँ पर एक में 2 लेयर होता है ना, 2 दीवार होता है ना, वो ये वाला होता है दीवार ऐसे। तो ये वाला दीवार जो होता है बहुत पतला होता है। क्या होता है जी? पतला होता है। समझा? और यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर जैसे कोशिका रहता है ढेर सारा, ऐसे कोशिका रहता है। आई कोशिका के बीच तुमको खाली स्थान दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? एकरे से क्या निकलता है? यहाँ जो भी छन जाता है ना, छन के एकरे द्वारा एकरा में चला आता है, ऐसे एकरा में चलाएगा, और फिर ऐसे ऐसे आगे में है बढ़ता चला जाएगा। समझा? तो एकरा में ऐसे होता है, एकरा में, ठीक है? तो जितना भी रहता है वो सब छनेगा, और छन कर एक माध्यम से क्या कर जाएगा जी? नीचे में है चला जाएगा। अब पतला दीवार है, छन्नी जैसा है ना? अब क्या करेगा? में डालेगा चीज, तो नीचे में सब क्या कर जाएगा जी? वो सब चला जाएगा, आ जाएगा, क्या कर जाएगा? फिर आगे में वो जो भी मतलब गिलास रहता है, कुछ भी रहे चाय वाला में, तो में सब इकट्ठा हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो खाली स्थान है निकल जाएगा, और निकल कर फिर ऐसे करके बहुत सारा प्रोसेस के द्वारा ऐसे होके कहाँ चल जाता है? संग्राहक नलिका में चल जाता है। जितना भी बढ़िया चीज रहता है अवशोषित हो जाता है, और खराब चीज मिल जाता है, फिर क्या होता है? मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक? देखो, अपवाहिनी धमनिका का व्यास कम होने के कारण ग्लोमेरुलस में रक्त का दबाव बढ़ जाता है, जिसके कारण रक्त छानने की क्रिया को यानी उच्च हो जाता है, यानी उच्च दाब पर रक्त अच्छा छन जाता है। जैसे देखना, तुम धान कुटाया है सबने, धान कुटा देखा ना है? अब धान भैला कहा देहात में। देखो, जब धान कुटाता है ना,
तो ऊपर से जो डोंगर होता है ओकरा में से ढेर सारा मतलब ओकरा में से ढेर सारा धान जाता है अंदर में, है ना। ढेर सारा धान जाता है और जाकर क्या होता है ना कि ओकरा में जितना ज्यादा जाएगा ओकरा में उतना ओकरा में क्या करेगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगा, अमाउंट बढ़ जाएगा, उतने का में क्या होगा, रगड़ होगा। अब ढेर में रहेगा तो ना कम रगड़ होगा, कम रहेगा तो रगड़ होगा, तो इन्हों ने भुलाए चलेगा, है ना। तो क्या में जितना रगड़ होगा उतना ही अच्छा से वो चावल क्या होगा जी, बनेगा, समझा। आज निकाला जाता है ना तो हल्का देखना आज में पत्थर एगो रहता है, उस पत्थरवा से कम कम निकाला जाता है का बकरी, समझा। कम कम निकाला जाता है तो क्यों कम कम निकाला जाता है, कम कम इसलिए निकाला जाता है क्योंकि ओकरा में बढ़िया से रहे, अब बढ़िया से छिला छिला के एकदम छांटी होके बढ़िया से वो बाहर चला आए, समझा। उसी प्रकार इसमें रहता है कि एकरा में बढ़िया से छनता है, दबाव बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, एकरा में जो भी ब्लड रहेगा उसको अच्छा से छन जाएगा, और छन के क्या होगा से बाहर में है, फिर ब्लड जो जाएगा फिर बाहर चला जाएगा, ठीक है। उच्च दाब पर होने वाला फिल्ट्रेशन की क्रिया को अल्ट्राफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, याद रखना। ग्लोमेरुलस में उच्च दाब पर जो फिल्ट्रेशन होता है उस फिल्ट्रेशन को हम क्या कहते हैं, अल्ट्राफिकेशन कहते हैं। प्लाज्मा के साथ सभी लवण, ग्लूकोज और अन्य पदार्थ भी छनते हैं। याद रखना, प्लाज्मा के साथ जितना भी चीज रहता है वो सब के सब छन जाता है। कोशिकाएं एवं प्लाज्मा प्रोटीन बोमेन संपुट के भीति के लिए अपारगम्य का काम करता है। याद रखना, प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है ना, प्लाज्मा प्रोटीन है कोशिकाएं एवं यानी जो भी रक्त यानी जो ब्लड कोशिका होगा, ब्लड सेल और रक्त प्लाज्मा के लिए ये वाला झिल्ली कैसा काम करता है, अपारगम्य काम करता है। कैसा रहता है जी, अपारगम्य के जैसा रहता है। अपारगम्य आने का मतलब याद रखना कि जिसके लिए वो अपारगम्य होगा वो अपना से होकर उसको जाने नहीं देगा, समझा। यानी जो अपारगम्य जिस वस्तु के लिए रहेगा वो उस वस्तु को वो पारगम्य झिल्ली जो अपारगम्य झिल्ली जो उसको जाने नहीं देगा। यानी यहाँ पे कोशिका और प्लाज्मा प्रोटीन के लिए ये वाला जो लेयर होता है अपारगम्य का काम करता है। अपारगम्य काम करेगा तो यहाँ पे रक्त नीचे जाने देगा, नहीं जाने देगा जी, रक्त नीचे नहीं जाने देता है, ठीक है। क्या उसके लिए पारगम्य होता है, तो वहां नहीं, एक सेकंड बताते हैं, तुम कंफ्यूज आ गया, नहीं तो कंफ्यूज आ गया, हम फिर तुमको क्लियर करेंगे लास्ट में, ठीक है। देखो इधर पहले बोमेन संपुट के अविवाहित धमनिका के आया हुआ रक्त जब उच्च दाब पर फिल्टर क्या होता है जी, फिल्टर होता है तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहलाता है। यानी बोमेन संपुट में याद रखो पे ये बोमेन संपुट है, क्या है जी, बोमेन संपुट। इस बोमेन संपुट में उच्च दाब पर क्या होगा जी, उच्च दाब का मतलब क्या, ज्यादा दाब रहेगा, ज्यादा प्रेशर रहेगा, अगर में कोई दिक्कत रहेगा उच्च दाब के मतलब में, बोलो आदित्य, उच्च दाब का मतलब क्या, ज्यादा प्रेशर, ताप नहीं प्रेशर, ज्यादा प्रेशर रहेगा। जैसे मैं हम हूं इधर से तुमको ढकले और उधर से चला चलू ढकले तुमको, क्या हो जाएगा, पूरा तुमको चाप पूरा दाब तुमको बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो पेट में से कुछ निकल जाएगा बाहर भी, है कि ना। देखो इधर तो उच्च दाब, इधर देखो इधर, तो उच्च दाब पर क्या होता है जी, याद रखना, बोमेन संपुट में अविवाहित धमनिका से आया हुआ रक्त जब उच्च दाब पर क्या होता है, फिल्टर होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्टर कहते हैं। ग्लोमेरुलस क्या जी, ग्लोमेरुलस फिल्टर कहते हैं। तो दिक्कत इसमें बोलो, यानी एक लाइन में बोलते हैं, देखो बढ़िया से, बोमेन संपुट में अभिवाहिनी नलिका के द्वारा ग्लोमेरुलस में खून आता है और उस ग्लोमेरुलस में क्या होगा, जो दबाव होगा, दबाव बहुत हाई रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा। जब बहुत ज्यादा रहेगा, ग्लोमेरुलस में ज्यादा रहेगा क्या,
दाब ज्यादा रहेगा और उसके कारण वो जो ब्लड छनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसमें। अब क्या है, ट्यूब्यूलर पुनः अवशोषण अभी बताए हैं, है ना, कि बहुत सारा पदार्थों का फिर से अवशोषण भी हो जाता है, होता है ना। जैसे में क्या हो गया, जैसे में जल हो गया, जैसे में NaCl सब हो गया, यानी लवण हो गया, इस सब का फिर क्या होता है जी, अवशोषण। कुछ ग्लूकोज भी चल जाता है बाहर, तो ग्लूकोज का भी क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। कहाँ पे होता है, वृक्क के नलिका में होता है ना, वृक्क के नलिके में ना होता है जी। नलिका का मतलब नहीं समझता, ये बताओ, यहाँ जब छन के आया तो सब कुछ नलिके न है जी, सब नलिए न है, तो एकरे में ना होता है पूरा अवशोषण होता है, इसी में ना होता है। और जब इसी में होगा, जिसको इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ट्यूब्यूलर कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूब्यूलर कहते हैं। तो एकरा में जब अवशोषण होगा इसको क्या कहेंगे, ट्यूब्यूलर अवशोषण कहते हैं, यानी पुनः अवशोषण कर लेता है इसमें। देखो इसमें फिर क्या बोला यहाँ पर कि ग्लोमेरुलस फिल्टर में अब नलिकाओं से होकर गुजरता है। इसी समय कोशिकाएं उन पदार्थों का अवशोषण कर लेता है जिनका आवश्यकता रहता है, और जिन पदार्थों का आवश्यकता नहीं होता है उसको वो छोड़ देता है। यानी ये जो नलिका है ना, इस नलिका में अगर जो बढ़िया चीज गिर रहेगा उन सभी बढ़िया चीज को क्या कर लेगा जी, अवशोषण कर लेगा, यानी वो ले लेगा, है ना। और फिर क्या होगा, जो नहीं बढ़िया चीज रहेगा उसको छोड़ देगा कि भैया तुम जाते रहो, है ना। कैसे होता है कि मान लो यहाँ पे 10 गो लेकर बचल है, एक में से पढ़ने वाला क्या है, 2-4 गो पढ़ने वाला बढ़िया है, इस सबको छांट लिए, अब बाकी को छोड़ दिए कि तुम हल्ला करो चाहे कुछ करो, मतलब नहीं है ना। वही बात यहाँ पे होता है। तो उपयोगी पदार्थों को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, अब बाकी सबको छोड़ देता है कचरा। ठीक, देखो साधारणतः सारा ग्लूकोज पुनः अवशोषित हो जाता है तथा जल की अधिक मात्रा, यानी पूरा जल नहीं, मान लो कि यहाँ पर 1 लीटर जल आ गया, तो 1 लीटर, मान लो क्या लीटर, 1 लीटर नहीं मानते, मान लो 5 लीटर जल आ गया, तो एक में से लगभग 3 से लेकर 4 लीटर पानी क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा, और एक से लेकर 2 लीटर पानी क्या हो जाएगा जी, रह जाएगा उसी में। समझा है। अगर 4 लीटर अवशोषण होगा तो कितना लीटर रहेगा, 1 लीटर। अगर 3 लीटर होगा तो रहेगा 2 लीटर, ऐसे करके। तो देखो, तो पानी का जितना मात्रा लगभग क्या हो रहा है, अवशोषित हो जा रहा है ना। तो याद रखना, तो नेफ्रॉन में कहां पे होता है अवशोषण, नलिका में होता है। कहां होता है जी, नलिका में। कौन सा नलिका में होता है, DCT में होता है, सॉरी DCT नहीं, PCT समीपस्थ नलिका, समीपस्थ नलिका में होता है ना। यहाँ पे ग्लूकोज की सबका क्या होता है, अवशोषण होता। ठीक, देखो अब क्या जी, ट्यूब्यूलर श्रावण, यानी जो अगर नहीं रहता है ना, उपयोगी नहीं रहता, उसको छोड़ देता है। देखो ऐसी प्रक्रिया जो वृक्क की नलिकाओं की कोशिकाएं रक्त से अपशिष्ट पदार्थ, अतिरिक्त आयनों एवं विषाक्त रसायनों को चुनकर मूत्र नलिका में भेजती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, ट्यूब्यूलर श्रावण। यानी वैसा प्रक्रिया जेकरा में बहुत खराब पदार्थ को चुन कर क्या करता है जी, मूत्र में भेज दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूब्यूलर श्रावण कहते हैं। यह एक सक्रिय प्रक्रिया होती है जिसमें पदार्थों का रक्त से क्या है, नलिका में डाला जाता है। यानी यह क्या होता है जी, यह एक सक्रिय प्रक्रिया, यानी एक्टिव प्रक्रिया होता है, यानी सक्रिय रहता है। समझा, यानी पूरा मतलब ध्यान से मतलब दिखता है, ये नहीं कि ऐसे छोड़ देगा, पूरा एक्टिव रहता है कि कौन खराब पदार्थ है उसको तो क्या करना है, पेशाब वाला नलिका में मूत्र के साथ उसको मिला देना है। जब किडनी की नलिकाओं की
कोशिकाएं रक्त से अपशिष्ट पदार्थों या विषाक्त पदार्थों को चुनकर मूत्र नलिका में भेजती है, तब क्या उसे कहते हैं जी? ब्लाडर मूत्र का निर्माण होता है। याद रखना, एगो ब्लाडर मूत्र है। कब इसका निर्माण होता है ब्लाडर मूत्र का? जब किडनी की नलिकाओं की कोशिकाएं रक्त से क्या करता है जी? अपशिष्ट पदार्थों को किसमें भेज देता है? मूत्र नलिका में भेजता है। तब किसका निर्माण होगा? ब्लाडर मूत्र का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? ब्लाडर मूत्र का। कब? जब किडनी की नलिकाओं से कोशिका जो होता है, रक्त कोशिका क्या करता है? रक्त कोशिका से क्या करेगा? अपशिष्ट पदार्थों कहां भेज देगा? अपशिष्ट पदार्थों कहां भेजेगा? मूत्र नलिका में भेजेगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्लाडर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए नमस्कार, है ना।